व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² + 8x + 8। हमने इस वाले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, देख लेते हैं हम। 2 × x² + 8x + 8। हमें पता है कि यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच गया x² + 4 2 = 8 होता है, 4 बच गया, यहाँ पर भी 4 2 = 8। अब हम इस 4x को इस तरह तोड़ेंगे कि इसका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 4x², और अगर हम उसको प्लस करेंगे सम आएगा 4x, तो वो हमारे पास हो जाएगा 2x + 2x, यानी 2x और 2x को अगर हम प्लस करें तो 4x आ जाएगा, और 2x और 2x को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाएगा। ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा इधर ही, 2 कॉमन एज इट इज़। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे। इस x² + 2x में कॉमन लिया तो आ गया x × x + 2 प्लस इधर हमने कॉमन लिया +2 हमने कॉमन ले लिया, x + 2 अंदर कॉमन रहेगा। याद रहे कि ये वाली रकम x + 2 और ये वाली x + 2 ये हर हाल में बराबर रहनी चाहिए, जो हमने तरीका इस्तेमाल किया मिडल टर्म ब्रेकिंग में। इस तरीके में जो दरमियान वाली रकम को हम तोड़ते हैं, जैसे हमने ये 4x को 2x + 2x में तोड़ा, तो ये यहाँ पर जब हमने कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमें चेक का पता चल जाएगा x + 2, यहाँ पर भी अगर x + 2 है यानी ये दोनों कॉमन हैं तो आपका सवाल ठीक है। अब 2 एज इट इज़ बाहर है, ये जो दोनों कॉमन थे इनमें से एक ले लिया और दूसरा x + 2 ये जो था इसको हमने ले लिया x + 2, तो हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई 2 × x + 2 × x + 2। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 2 × x + 2 × x + 2। ऑप्शन सी दुरुस्त है। इकरा इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाटर। इकरा अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, तो फ़र्ज़ करते हैं हम कि फ़र्ज़ किया कि एज ऑफ डाटर वो है x, तो फिर एज ऑफ इकरा ज़रा वो 4 गुना बड़ी है, तो अगर उसकी बेटी x है तो ये 4x हो जाएगी। आफ्टर 12 ईयर्स 12 सालों के बाद हम इनकी उम्रें देख लेते हैं। आफ्टर 12 ईयर्स जो डाटर हो जाएगी वो ज़ाहिर है पहले थी x, तो 12 सालों के बाद x + 12 हो जाएगी। और आफ्टर 12 ईयर्स जो इकरा है ज़ाहिर है दोनों की उम्रों में इजाफा होगा। इकरा पहले 4x थी, तो 12 सालों के बाद 4x + 12 हो जाएगी। तो हमारे पास सवाल में कंडीशन है कि आफ्टर 12 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69, यानी इनका जो प्रोडक्ट है 12 सालों के बाद उनकी उम्रों का मजमुआ वो हो जाएगा 69। हम इनका मजमुआ देख लेते हैं। x + 12 ये होगी उसकी डाटर, और 4x + 12 ये होगी उसकी अपनी उम्र इकरा की। इनका जवाब आता है 69। हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द एज ऑफ इकरा। इकरा की उम्र हमने मालूम करनी है। x और 4x हमारे पास आ गया 5x, 12 और 12 हमारे पास आ गया 24 = 69। 5x = 69, ये +24 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। 5x बराबर हो जाएगा 69 में से हम 24 अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 45, हमारे पास आ जाता है 45। और x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 45 / 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, 9 5 ज़ार। तो x की उम्र हो जाएगी 9, यानी इसकी डाटर की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 9। लेकिन हमने तो इकरा की मालूम करनी थी, इकरा थी इससे 4 गुना बड़ा, यानी 4x थी, तो हमने x के बजाय 4x मालूम करना है। तो 4 × 9 4 9 ज़ार 36 ईयर्स, तो इकरा की उम्र हो जाएगी 36 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी। हमारे पास अगला सवाल था कि 2 की होल पावर 2/3 ये किसके बराबर होता है। 2 की होल पावर 2/3 ये क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 4 या क्यूब रूट ऑफ 3। अब हमने देखना है कि इसको हल कैसे करना है। अब जैसे देखते हैं 2 की पावर 2/3। अब ये बात आपको याद रहे कि ये जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट से मुराद होती है कोई भी, फ़र्ज़ करें x का क्यूब रूट है तो इससे मुराद होती है x की पावर 1/3। और इसी तरह जो स्क्वायर रूट होता है और उसका मतलब होता है x की पावर 1/2, यानी पावर अगर 1/2 है
आधी है तो वो स्क्वायर रूट होता है, और अगर पावर 1/3 है यानी तीसरा हिस्सा है तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2 हमारे पास बेस है, पावर है 2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्यों 1/3? क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 और 3 नीचे एज इट इज़ हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 2s are 4 और 4 की पावर 1/3। अभी हमने कहा कि x का जो क्यूब होता है, क्यूब रूट, उसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अब हमने यहाँ देखा कि 4 की पावर 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 का क्यूब रूट यानी क्यूब रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये 2 होल 2/3 की कीमत बनता है। तो इस तरह हमारे पास जवाब 4 का क्यूब रूट बनता है, जो कि है जवाब ऑप्शन सी, क्यूब रूट ऑफ 4। हम देखते हैं अपना 17वां सवाल। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1, अगर कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में? इट इज़ सर्टन टू हैपन, ये यकीनी तौर पर ऐसा काम होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये हो। इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये होगा। इट इज़ इक्वली लाइकली टू हैपन, 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फर्ज करें कि प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो 100% काम होगा, यानी इट इज़ सर्टनली हैपन। तो चूंकि हमारे पास सवाल था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त है। अच्छा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, ये कैसे होता कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती तो फिर वो काम हो ही नहीं सकता। इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होती और 1 से कम होती तो फिर मोर लाइकली टू हैपन होता। और इट इज़ इक्वली लाइकली टू हैपन ये कब होता कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी होती 0.5, यानी अगर आधी प्रोबेबिलिटी होती तो फिर आधे चांसेस थे, यानी 50-50 चांस था कि ये हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। लेकिन हमारे केस में चूंकि 1 है तो इसलिए इट इज़ सर्टन टू हैपन। हम अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे पास सवाल है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, एक्स स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अच्छा, जब x बराबर है 7 तो y होता है 49, यानी x अगर है 7 तो y उसके मुकाबले में होता है 49। पहले हम इनका देख लेते हैं ताल्लुक कि x 7 है तो जो y है उसका वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का 7 है तो y 7 7 49, ये इसका स्क्वायर है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। हमने x मालूम करना है कि जब y की कीमत 100 हो, यानी हमने y मालूम है हमें 100, हमने x मालूम करना है। अभी हमने कहा कि x की वैल्यू अगर सिंगल है तो जो y है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब y हमारे पास मौजूद है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना पड़ेगा। तो y जो है चूँकि 100 है तो x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, तो इसका जवाब होता है 10। ज़ाहिर है ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो +10 या -10 जो कि ऑप्शन बी। डिटरमिन द कॉमन डिफरेंस फॉर एन इवेंट सीक्वेंस फॉर एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सिक्स्थ टर्म इज 27। हमारे पास क्या रहा है कि हमारे पास आपने कोई एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसका आपने कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि पिछली वैल्यू में जो भी चीज़ आप प्लस करके अगली वैल्यू हासिल करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि प्लस करें, कोई भी चीज़ अगर आप माइनस करके अगर अगले वैल्यू हासिल करते हैं तो उसको भी हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी जो भी चीज़ प्लस करके या माइनस करके पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू हासिल की जाए तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास पहली वैल्यू है 2 और छठी वैल्यू है हमारे पास 27। अब हम पहले 4 को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें 4 प्लस करते जाएं, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। 4 अगर हम प्लस करें 2 में तो आता है 6, फिर आता है 10, फिर आता है 14, फिर आता है 18, फिर आता है 22, फिर आता है 26 और फिर आता है हमारे पास 30। अब हम देख रहे हैं कि छठी टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म 26 है और हमारे पास है 27, यानी ये नहीं है, 4 वाला नहीं है। अब हम 3 को प्लस करके देख लेते हैं। 2 दूसरी हो जाएगी 5 8 11 14 17 20 23 26 और 29। छठी टर्म देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 17 है जबकि 27 आना चाहिए थे, ये भी नहीं है। अब 5 को ऐड करके देख लेते हैं, 2 में 2 5 7
12, 17, 22, 27, 32। अब हम देख लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी 27 आ रही है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि छठी जो है वो 27 आ रही चाहिए। तो इस तरह जो कॉमन डिफरेंस है वो +5 है। +5 इज़ द राइट ऑप्शन। 20वां सवाल है, फाइंड x व्हेन log 12 × 12 क्यूब इज इक्वल टू x। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो log 12 है उसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 12 के ऊपर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि जवाब आए हमारे पास 12 की पावर 3। ये इसकी बहुत आसान सी तारीफ़ है। ये नहीं, सवाल में पूछा गया है कि log 12 में यहाँ पर हम क्या लिखें इस x की जगह कि हमारे पास जवाब ये वाला आए। देखें, log 12 की पावर x बराबर जाएगा 12 की पावर 3। अब हमने देखना है कि 12 दोनों बेस हैं, तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो इधर ज़ाहिर है अगर x की जगह हम 3 डालेंगे तो तभी पता चलेगा कि ये बराबर हैं। जब बेसेस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स भी आपस में सेम होती हैं, तो x की कीमत हो जाएगी 3, जो कि है ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारे पास, अ बॉक्स हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर 5, 2 एंड 3 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया विल बी। हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये 3D शेप है जिसमें 3 साइडें हैं। इसकी हम लेंथ देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो विड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया ये देखें, एक ये सामने फ्रंट वाली शेप है हमारे पास, ये जो बन रही है 5 और 2 वाली, नहीं 5 और 3 वाली, ये वाली, ये जिसको मैंने शेड किया हुआ है। और इसी के बैक एंड पर भी एक शेप मौजूद होगी इसी तरह की। अच्छा, एक ये वाली है जिसको मैं जो है वो ये लाल कलर से शेड कर रहा हूँ, ये वाली। और ये दाएं तरफ है तो बाएं तरफ भी इसी तरह मौजूद होगी। इसी तरह मैं ब्लैक के ऊपर शेड कर रहा हूँ, टॉप के ऊपर ब्लैक से, तो इसी तरह इसके नीचे भी इतनी होगी। तो मतलब यह है कि हमारे पास 6 साइडें होती हैं। हम पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ये 5 और ये 3 है, 5 × 3, 5 3 = 15। इसको निकाल लेते हैं 2 × 3, 2 × 3, यह आ गया 6। इसको हम निकाल लेते हैं टॉप के ऊपर जो है कि 5 × 2, 5 × 2 10, दोनों तीनों को प्लस करते हैं, 15 और 6 21 और 10 31। अब ये हमने 3 साइडें मालूम की हैं, 3 इन्हीं की साइज़ की बराबर मौजूद हैं, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 62। ये जवाब है हमारे पास 62, यानी ऑप्शन सी। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है बाकायदा कि टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये चूँकि क्यूबाइड की शेप है, उसका फार्मूला है 2 LW + WH + LH। ये इसका फार्मूला है, लेंथ विड्थ हाइट और लेंथ हाइट। ये इसी फार्मूले से भी हम ये 62 फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉइंट A 3 to 9, 20 और 2 16। अब हमने देखना है कि इन सवालात का करना क्या है। हमने देखें, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास पॉइंट 3 2, एक है हमारे पास पॉइंट 9 20 और एक है हमारे पास पॉइंट 2 16। हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या कोलिनियर हैं। तो पहले हम इनका ये लंबाइयाँ मालूम कर लेते हैं। ए बी लंबाई हम अगर मालूम करें तो उसके लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर माइनस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेना है। अब देखते हैं, ये पहली जो वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। हम ए बी को मालूम कर रहे हैं, तो मतलब इसमें जो x2 है वो 9 है, 9 - 3 का स्क्वायर माइनस y है 20, y2 20 है, y1 2 है, 20 - 2 का होल स्क्वायर और फिर इनका होल अंडर रूट, 6 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो हम इसको मालूम कर लेते हैं।
इसका हमारे पास जवाब आ गया। हमारे पास जवाब आ गया 6 6 ज़ा 36 और 18 ज़ा 324। सॉरी, यहाँ पर आता है इनका प्लस, यहाँ पर प्लस आता है 36 में हमने 324 प्लस किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया 360 का अंडर रूट। ये हमारे पास लेंथ आ गई ए बी की। इसी तरह हम अब मालूम कर लेते हैं बी सी की मालूम कर लेते हैं। उसके लिए भी वही वाला फार्मूला है। बी सी की मालूम कर लें तो 9 में से 2 निकालेंगे, 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 16 का स्क्वायर। 9 में से 2 गया 7 का स्क्वायर प्लस 20 में से 16 गया तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट। 7 7 ज़ार 49 प्लस 16 ये बराबर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस 16 हो जाएगा 65 का अंडर रूट। ये आ गई वैल्यू बी सी की। अब ए और सी की भी मालूम कर लेते हैं। ए सी की एज इट इज़ मालूम कर लेते हैं। हमारे पास है ए और सी, 3 में से 2 गए, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 16 गए इसका स्क्वायर। हमारे पास जवाब आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर। इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास जवाब आ गया अंडर रूट 197। तो अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ए बी की कीमत आ गई है अंडर रूट 360, बी सी की आ गई है अंडर रूट 65 और ए सी की आ गई है 197। हम देख रहे हैं कि ए सी 197, ए बी 360 और बी सी 65 तीनों डिफरेंट हैं। जो तीनों डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास होती है स्केलिन ट्राइंगल। तो इस तरह ऑप्शन हमारे पास जो बी था, पॉइंट्स फॉर्म अ स्केलिन ट्राइंगल, यानी ऐसी ट्राइंगल के जिसकी तीनों साइडें मुख्तलिफ हों। आइसोसेलेस में दो साइडें मुख्तलिफ, 2 साइडें एक जैसी होती हैं, तीसरी मुख्तलिफ। स्केलिन में तीनों मुख्तलिफ होती हैं, इक्विलैटरल में तीनों एक जैसी होती हैं। अगला हमारे पास सवाल है, इफ़ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? वैसे तो हमें आमतौर पर सीखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी होती है, हमने उसके रूट्स यानी उसका सोल्यूशन सेट निकालना होता है। यहाँ हमारे पास सोल्यूशन सेट मौजूद है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का हमारे पास फार्मूला होता है, यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ रूट्स, हमारे पास एक रूट है 1 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी है 1 माइनस अंडर रूट 5। चूँकि हमने प्लस करना है इन दोनों को तो माइनस प्लस। अब हमने इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 कैंसल, 1 और 1 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 5। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चूंकि एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया तो माइनस बच गया। सॉरी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर x था 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बनती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए। हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त है कि इफ़ साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टेन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों प्लस होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें x प्लस होता है y माइनस होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये फोर्थ होता है जिसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो चूँकि साइन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो और टेन थीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो, इन दोनों की वैल्यू प्लस होती है ग्रेटर दैन ज़ीरो से, यानी जब भी 1 या 2 या 3 कुछ भी वैल्यू होगी, साइन की भी प्लस में होगी, टेन की भी प्लस में होगी, तो इस तरह दोनों प्लस में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस तरह जवाब है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ़ b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर m, देन व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n सेटिस्फाई द इक्वेशन। और हमारे पास शर्त यह है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम देख लेते हैं, b की पावर m बराबर है b की पावर n। हम जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो, यानी b यहाँ पर बेस है और m और n इसके एक्सपोनेंट है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, तो m बराबर होना चाहिए n के, यानी m की कीमत बराबर होनी चाहिए n की कीमत के। तो n0 m1 ये नहीं हो सकता, n1 m0 ये भी नहीं हो सकता, m0 n0 ये हो सकता है, क्योंकि दोनों की कीमतें एक जैसी हैं। ऑप्शन सी।